आवाज आ रही? अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 14 हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं दोबारा से बता दूं, स्टेप बता दूं भाई, आपने कैमरा ऑन नहीं था भाई, आपने खुद से क्वेश्चन करने हैं तो ये होंगे, टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता उसके लिए परेशान नहीं होना, ना ही जाके बुक देखनी है, आदत ना पड़ जाए। जो आखिर पे आने वाली चीजें हैं उनके कोई खास मार्क्स बना लें, स्टार, ऐसे लाइन जो भी है। डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट्स और ऑलरेडी पेड टैक्स, ये एंड पे आने हैं लेकिन लिखे कहीं दरमियान में होंगे, भूल जाएंगे। अगर भूले ना भी याद ही हो तो फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इनको अलहदा मार्क कर लें। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने अंदाजा लगाएं, पहले पेज पे आ जाएगा मेरे, अगर पहले पेज पे नहीं तो 2 पेज छोड़ के उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन 2 पेजेस का है और आपने वर्किंग दूसरे पेज पे स्टार्ट कर दी तो उसके बाद आप ब्लाइंड हो जाएंगे कि क्या करूं अब। प्रैक्टिस से आनी है ये चीजें कि पहले पेज पे आ जाना है या दूसरे पेज पे आ जाना है, पढ़ने से अंदाजा हो जाना, क्वेश्चन करते करते आपको अंदाजा हो जाए। खैर, वो करने के, ये सारा कुछ करने के बाद क्वेश्चन शुरू करें। जब क्वेश्चन शुरू करें तो सैलरी का टोटल नहीं करना। हमने देखा था वो 5% का लैंड पे आ गया था, अगर हम टोटल कर बैठते तो हमें अब सारा क्या करना पड़ता। क्वेश्चन सारा पढ़ने के बाद शुरू करें, ये ना दरमियान में शुरू कर ले, वो आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से, जैसे कल एक 5% वाली इंफॉर्मेशन आई थी, अगर हम सैलरी लिख बैठते तो ये 5% वाला ऐड कर बैठते तो हमें वो क्या करना पड़ता, काटना पड़ता। जब भी क्वेश्चन शुरू करें उसको खत्म करके दम लें, क्वेश्चन शुरू करें और उसको खत्म करें, दरमियान में कुछ ना देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए भाई आता है या नहीं आता। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं, क्योंकि पेपर में जो चीज नहीं आती वो फिर किसी से ना डिस्कस कर सकते हैं ना बुक देख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूमेरिकल करें कि मैं एग्जाम में बैठा, या फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने तरीकों से कर लें। समझ रहे हैं? 2 तरीके होते हैं ना, एक स्टूडेंट टीचर की मानता है, हाँ इसने काफी सारे स्टूडेंट पहले भी पास कराए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं भी मानूंगा इसकी पास हो जाए। दूसरा, नहीं नहीं सर को क्या पता, ठीक है मैं तो इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं एफएससी में बड़े मार्क्स लिए। नहीं, भाई वो प्रोफेशनल स्टडी थी, ये प्रोफेशनल स्टडी, वो प्रोफेशनल स्टडी नहीं थी। उसमें टेक्स्ट बुक थी, यहाँ पे टेक्स्ट बुक नहीं, वो एनुअल था, ये एनुअल नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो मतलब हमें बस 50% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, वहां पे 95% से ज्यादा लेने, फर्क है दोनों। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। 14 जैसे जैसे हमें जा रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते जा रहे हैं, आप घर जाके कर रहे हैं तो इंशाल्लाह तैयारी होती जाएगी। नहीं जी, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेएबल फॉर टैक्स ईयर 2022, ये इंपॉर्टेंट है 2022। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमने सारा कुछ टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, और अलहदा से बी कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे बी दिया गया होता है, एक्सक्लूजन, उसके अलहदा कमेंट्स करें, वो कमेंट्स सीखें, लिखना सीखें। देखिए, पढ़ना नहीं सीखें, लिखना सीखें। एग्जामिनर को सुनाना नहीं है, एग्जामिनर को लिख के दिखाना है, उर्दू में या इंग्लिश में। समझ रहे हैं? तो हमारे एक टीचर कहा करते थे IFRS इंग्लिश, बाकी IFRS और IS तो पढ़ने ही पढ़ते हैं, इंग्लिश एक अलहदा मसला है, जो आपको आता है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो लिखें ताकि वो जो गलतियां हैं, एक्सप्रेशन के मसाइल हैं, वो अभी हो जाए। चले, तो हमने टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल निकालना है फॉर द टैक्स ईयर 2022। चलें आज, मिसेस असला वाज एम्प्लॉयड विद, जो है साहल लिमिटेड, ठीक है साहल लिमिटेड, एज ए मार्केटिंग मैनेजर। ओके, नजर आ रहा है सबको बेटा? ओके, ऑन 30 जून 2021, पिछला साल, पिछला साल, हम तो 2022 में है, वो तो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने कहा 2022 इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो, ये ना समझे आखिरी दिन उसने रिजाइन किया, नहीं भी पिछले साल उसने रिजाइन किया, जहन में रहे, डेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट विद एसएल, एसएल में एम्प्लॉयमेंट थी उसकी, एसएल से उसने रिजाइन किया 1 जुलाई, अगले ही दिन 2021 हमारे साल में, शी जॉइंड हसन पाकिस्तान लिमिटेड HPL
कोटेड मतलब लिस्टेड, कोटेड स्टॉक एक्सचेंज, कोटेड लिस्टेड नया वर्ड है, एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर, ठीक है, जो है वहां पे मैनेजर थी, यहाँ पे डायरेक्टर है। शी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब है नीचे वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है जब तक कह ना दे वो हमारे साल वाली होगी, ठीक है। चले, इन जुलाई 2021, 2021 में या 22 में, 22 में, शाबाश, ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम एसएल, जिसमें वो 21 में इंप्लाइड थी। एसएल में कब इंप्लाइड थी? 21 में, उसमें इंप्लाइड थी, लेकिन उससे जो पैसे आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं? 22 में। हम किस में रिकॉर्ड करें? कैश बेसिस पे, 22 में। क्लियर हो गया? तो ये ना जहन में रखिएगा, उसने तो रिजाइन कर दिया वहां से, उससे जो पैसे आएंगे वो तो पिछले साल नहीं, इंप्लॉयमेंट में थी पिछले साल, पैसे आ रहे हैं इस साल, तो हम कैश बेसिस पे करेंगे जी। एज ए फाइनल सेटलमेंट, लीव इन कैशमेंट, सीधा सीधा सैलरी है। लीव इन कैशमेंट कब एग्जेम्प्ट होती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बस। क्लियर हो गया? सीधी सीधी सैलरी है। ग्रेचुटी 5 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड मेंटेन बाय पिछली कंपनी, बताएं, ठीक है। जो है ये इसमें कोई एग्जाम, ये तो एक तो हो गई, जो है अभी लमसम बेसिस पे जितनी मिली है, कुछ एग्जाम्शन भी होती है, वो 75,000 ग्रेचुटी है ना, अनरिकॉग्नाइज ग्रेचुटी 75,000, सारे अनरिकॉग्नाइज के लिए 75,000 या 50% अमाउंट, क्या था मुझे तो याद भाई, वो क्या किधर है भाई, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जब पढ़ाया समझ आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर याद भी हो तो मैं आप लोगों से याद करवाऊंगा, आपने पेपर देना, क्लियर हो गया। तो ये इनमें से एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे 5 लाख, लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट इज द लोअर ऑफ या हायर ऑफ? लोअर ऑफ 50%, वो 75,000 जो भी है, ठीक है। और जहन में रखें कि वो कंडीशन अनरिकॉग्नाइज वाली बाकी पूरी है, नहीं समझ आई? वो 4-5 कंडीशन पहले कभी भी रिसीव नहीं की, ठीक है, तो ये वाली बात है ना, वो 4 कंडीशन वो याद रखें, जहन में रखें कि वो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। चले, तो हम इसको सैलरी में ऐड कर देंगे। रीइंबर्समेंट कितना? 1 लाख अगेंस्ट अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ओके। द इंश्योरेंस क्लेम वाज लॉन्च्ड बाय एसएल ऑन बिहाफ ऑफ, कौन से वाला? मिसेस असलम, जनवरी 2021 में जो है उन्होंने लॉन्च किया था, और उसको ये मिला कब है? देखिए आपको घुमाया है, जनवरी 2021 तो टैक्स ईयर, इंश्योरेंस क्लेम तब की थी, लेकिन मिला कब है? 22 में, आपको घुमाया गया है। तो मेडिकल फैसिलिटी है, हम सोच रहे हैं एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आती है? तो ये क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगी? ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, ब्रैकेट में फैसिलिटी, आगे क्या लिखे? एग्जाम्प्ट, ठीक है। एज्यूमिंग इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? रिम्बर्समेंट है ना, रिम्बर्समेंट भी मेडिकल फैसिलिटी होती है, पढ़ा था, ओके। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, income tax related to her salary and benefit is to be, सैलरी पे और बेनिफिट पे, इसका मतलब है सारे का सारा टैक्स इज टू बी बोर्न बाय 3 स्टेप्स। अब ख्याल रखिएगा, इसके अलावा बाकी सैलरी का टोटल करेंगे, उसको ले जाएंगे कहां पे? वर्किंग में, यानी सैलरी की वर्किंग अलहदा होगी, नीचे भी कोई सैलरी है, वो सारी करके, वो सारी करके उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, 3 स्टेप करेंगे, और फिर टैक्स बेनिफिट उसमें क्या करेंगे? किया था हमने, टैक्स बेनिफिट उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 स्टेप करने के बाद जो टैक्स पेबल आएगा वो होगा बोर्न बाय एम्प्लॉयर। क्लियर हो गया? चले जी, उसके एमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एज फॉलोज। एचपीएल से, एचपीएल से, अच्छा एक बात तो अब हम यहाँ पे यूं निशान लगा लेंगे, कोई भी लगा, स्टार लगा ले, जो भी है, कि ये वाला हमने पॉइंट भूलना नहीं है। जब सारी सैलरी की कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर उसका टोटल करके उसको हम किधर ले जाएंगे? 3 स्टेप में, और वहां पे एक और बेनिफिट अराइज होगा, कौन से वाला? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर वाला। क्लियर हो गया? चले आगे चलते हैं, ये ट्रिकी पॉइंट था। बेसिक सैलरी कितनी है?
पर मंथ, क्योंकि 1 जुलाई को आए हुए तो अब तक इंफॉर्मेशन के पास मल्टीप्लाइड बाई 12। मेडिकल अलाउंस 6000 पर मंथ, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, मेडिकल अलाउंस भी, मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है और मेडिकल यहाँ पे एक ट्रिक है, सेम एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी, नई बात बता रहा हूं, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होगा। दोबारा से, सेम एम्प्लॉयर से मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही हो, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा हो, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। लेकिन ये सेम एम्प्लॉयर से नहीं है, जो मेडिकल रीइंबर्समेंट मिली है वो पिछले एम्प्लॉयर से, और ये जो है किससे है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इस एम्प्लॉयर पे 10%, इनको अलग-अलग कर, बस इनको क्या समझे, अलग-अलग, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये 10% ऑफ बेसिक। अगर सेम एम्प्लॉयर से हो तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही पांच कानून है, 5 कानून याद है ना आपको। इस सूरत में थोड़ी सी एक डिफरेंट बात आ गई, जो कि आगे भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसके बारे में ला खामोश है, लेकिन हम प्रैक्टिस में यही करते हैं कि अगर मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस एक से हो और मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस दूसरे से हो, यानी मेडिकल फैसिलिटी एक से हो, मेडिकल अलाउंस दूसरे से, मेडिकल अलाउंस एक से और मेडिकल फैसिलिटी दूसरे से, तो हम इन दोनों को अलग-अलग ट्रीट करते हैं। अब ऊपर वाली जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एग्जाम, और ये जो है ये किसी और से है, समझो सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिला हो, तो क्या कर, 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या करते हैं, एग्जाम। अगर किसी ने इसको दूसरी तरह से कर लिया तो भी ठीक है, क्योंकि लॉ इस बारे में चुप है। लॉ ने तो ये बताया जब दोनों मिले क्या करना है, ये तो नहीं बताया ना कि डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिले तो क्या करना। लेकिन जो बेहतर है, जो प्रैक्टिस में यही है कि दोनों को अलग-अलग समझे, उसको समझे वो मेडिकल फैसिलिटी एज पर टर्म्स ऑफ एग्जाम्प्ट। अब फिर नए एम्प्लॉयर के पास गए, वहां से क्या मिला, मेडिकल अलाउंस, 10% ऑफ द बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, आगे चलें बेटा, चले। रेंट फ्री अकोमोडेशन विद एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी, तो उसने जो है क्या दे दी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट भी दे दी, और नहीं समझ आई, उसने कहा रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है जिसकी एनुअल वैल्यू कितनी है, 4 लाख। 4,80,000 को कंपेयर करें किसके साथ, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है बेटा, चले आगे चलते। ट्रैवलिंग अलाउंस कितना, 20,000 पर मंथ, रेगुलर मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, आंखें बंद करके ये क्या है, सैलरी है, और मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, 20,000 नहीं लिखना, मल्टीप्लाइड बाई 12 लिखना। 60% ऑफ द अमाउंट वाज स्पेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा हुआ था, सर ये जो वो कोई पूछ रहा है क्वेश्चन था, सर ये जो यही समझ लें यही क्वेश्चन है, सर ये 60% आना चाहिए, कोई सोल्यूशन गलत है। भाई आपका जो है कंसेप्ट गलत है, ठीक है, बार बार कहा गया, ठीक है। खासतौर पर ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो लेक्चर को 2x पे सुनते हैं और बाद में यही वाले क्वेश्चन, हालांकि हमने कितना ये डिस्कस किया ये वाला कि अगर रेगुलर बेसिस पे, मेरी आदत है मैं ऐसी बात को 10 या 12 दफा 20 दफा करता हूँ, ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब बेटा आपने लेक्चर लिया ही नहीं, लिया तो उसके बाद आप साथ में दोस्त को भी मैसेज कर रहे थे, ऑनलाइन वालों के लिए अहम पैगाम है, ठीक है, या आप लेक्चर लिए थे और लेते लेते सो गए, लेकिन जो कि लेक्चर चलता रहा, आपने कहा मैंने तो लेक्चर ले लिया, चाहे मैं सोया हुआ था लेक्चर तो पूरा लिया मैंने, ठीक है यार, अब लेक्चर ले लेते, साथ में मेहमान भी आए हुए थे, ठीक है। लें जी, प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन वालों का बड़ा मसला होता है, ठीक है, वो हमारी थी क्लासेस ये कोविड में, तब ये ऑनलाइन वाला बड़ा, तब ना जूम पे होता था, ठीक है, तो एक स्टूडेंट सो रहा था, तो पता नहीं उनकी मदर थी या सिस्टर, उन्होंने वीडियो ऑन कर ली, तो माशाल्लाह वो यूं यूं करे और बकायदा वो सोया रहा, एक थोड़ी देर बाद खराटियों की आवाज आने लगी। चले, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और एक स्टूडेंट को जो है किचन में खड़ी हुई माँ गालियां दे रही थी, मैंने कहा भाई आवाज बंद कर दे, हमें भी थोड़ा बहुत सवाब पहुंच रहा है। अब तक तो स्टूडेंट तक थे, टीचर को ही ना शुरू हो जाए, ठीक है, तो इससे पहले आवाज बंद। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कितना, प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी,
ठीक है, एक हो गया। प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो आप लिखेंगे इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन, आगे डैश लगा देंगे, नो ट्रीटमेंट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो लोअर आ, ठीक है, ठीक है, कितना 1/10 या 150, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, इसमें से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी किसमें चला जाएगा, बेसिक सैलरी दी होगी उसका 10% ले लिख ले, और इनमें से लोअर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अंडर एन, ये बहुत दफा आ चुका है मेरे ख्याल में, तो मुफ्त के नंबर है, सीधी बात है, मैं इनको मुफ्त के नंबर कहता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते अगर दोबारा आ जाए ये तो बड़ी बात है कि वो हमने जो 10 दफा एक क्वेश्चन किया फिर आ जाए, ठीक है। चलिए, अंडर एन एम्प्लॉयमेंट शेयर स्कीम, ले जी, मिसेस असलम वाज अवार्डेड, कौन से वाला, 5,000 शेयर इन, ठीक है, जनवरी 2022, इसी साल, इसी कंपनी से, और ये कंपनी लिस्टेड है, कोटेड है, कोटेड है, ख्याल रखना है, इसका मतलब है ये सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट नहीं समझे, सेपरेट ब्लॉक है, लेकिन अभी तक तो सेपरेट ब्लॉक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अभी तो उसको क्या हुए हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है अवार्ड हुए हैं शेयर, कितने, अभी तो सैलरी की तरफ जाए ना, अभी तो हमने सैलरी में, वो तो बेचेगा तब देखेंगे कैपिटल गेन, क्लियर हो गया। चले, अंडर द स्कीम शी वाज नॉट अलाउड टू सेल, कब तक, जो है 31 मार्च इसी साल, तो 31 मार्च को जो डेट होगा, ठीक है, अब उसके लिए उसने कितने पे किए, आगे पढ़ते हैं, शी सोल्ड, आगे तो बेचना शुरू हो गई है भाई, ठीक है, तो अब उस दिन, इसका मतलब उसको शेयर के कोई पैसे नहीं लिए, तो 31 मार्च को, 31 मार्च को जो भी वैल्यू होगी उतना उसकी सैलरी इनकम में, ये बात, ये इस बात पे आप राजी हैं, इम्प्लाई शेयर स्कीम में सैलरी में ऐड हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं। शी सोल्ड ऑल द शेयर इन एचपीएल, कब, 1 मई 2022, इसी साल, तो 1 मई 2022 को जो क्या थी, जो वैल्यू थी वो हो जाएगी क्या, कंसिडरेशन माइनस जितने अमाउंट किसमें ऐड की होगी, जो है सैलरी इनकम में, वो के जो है जो बैलेंस है वो किसमें चली जाएगी, कैपिटल गेन में, कौन से वाला, सेपरेट वाला, सेपरेट वाला, क्लियर हो गया, नहीं समझ आई दोनों की। चले, फेयर वैल्यू दी गई है, जो है 1 जनवरी 2022 वाली को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि उस दिन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, नथिंग इज टू बी एडेड टू द, जिस दिन आए उस दिन क्या लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन, नथिंग विल बी एडेड टू द सैलरी, जो 31 मार्च 2022, 28 वाला, 28 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और फिर ये 32 थी कब, फर्स्ट में, जिस दिन बेचे, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5,000, और इसमें से माइनस करेंगे कौन से वाला, 28 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, क्लियर हो गया, ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ शेयर 0, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 0, अमाउंट एडेड टू सैलरी 28 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, ये लेस कर लें, क्लियर हो गया। अगर तो आपने किया हुआ है आपको बातें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं किया मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो चीज समझा ली है उसी की बेस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज 31 दिसंबर 2021 टैक्स ईयर, हमारे वाले की बात है, शी रिसीव्ड अ लोन ऑफ कितना, 4 लाख, इंटरेस्टिंग है, द लोन कैरीज मार्क ऑफ कितना, 4%, ठीक है, ये 10%, तो 6% विल बी एडेड टू द सैलरी, गलत, 10 लाख से नीचे है, मनहूस हो, मैंने इसलिए कहा इंटरेस्टिंग, भूल गए, भूल गए, जल्दी कर जाते, जैसे ही उसने कहा लोन, आराम से ठंडी सांस में, उसे कंट्रोल उदे, खुद को कहें भाई आई कैप है, आसानी से मार्क्स नहीं देगा, फॉरन, अच्छा 4%, अच्छा 10%, 6% विल बी एडेड टू द सैलरी, फॉरन एग्जम्पशंस को भी जहन में लाएं, और 2 एग्जम्पशन है, कौन से वाली, 10 लाख वाली, और इसमें से एक है, तो फौरन ही वो टॉपिक फौरन पूरे जहन में लाएं, उसमें से कहीं कोई नई बात तो नहीं है, क्लियर हो गया, मुफ्त के नंबर जाए हो गए जल्दी की वजह से, क्योंकि आपके एक बात याद है, दूसरी बात याद नहीं है, ठीक है, जितना वो चार्ज कर रहा है माइनस बेंचमार्क रेट, ये तो याद है, ये वाली बात याद नहीं है कि 10 लाख से तक एग्जम्पशन है, ठीक है, तो जो अच्छा स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 6% ऐड कर देगा, जो अच्छा स्टूडेंट है वो कहेगा नहीं इसमें ऐड नहीं होना, एज इट इज द लोन इज बिलो, कौन से वाला, 10 लाख, शाबाश, ये ख्याल रखना बेटा, ख्याल रखना,
मुफ्त के नंबर जाय करेंगे, मेजॉरिटी ने नंबर जाय कर दिया ये वाले। नहीं जी, शी वन द बेस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय अवार्ड एंड रिसीव्ड लैपटॉप जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, हमारी बला से एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बेनिफिट मिला है, ठीक है, वर्स्ट एम्प्लॉय का मिले या बेस्ट एम्प्लॉय का, ठीक है, ये लैपटॉप मिला है तो 1.5 लाख विल बी एडेड टू द सैलरी इनकम, सिंपल। एन अमाउंट ऑफ कितनी, 3,55,000 was received from her spouse as a स्पोर्ट पेमेंट, ठीक है, नाम उसी का लिखे रहे हैं, मिसेस फिला, पता चला तलाक होंगी, अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एग्जाम्प्ट है, क्लियर हो गया, ये पढ़ा था कहीं पे एग्जाम्पशन पे, तो इसको इग्नोर करेंगे कि एनी सपोर्ट पेमेंट, देखा ना चैप्टर नंबर 11 में से भी उसने थोड़ा बहुत पूछ लिया, क्लियर हो गया, ये पढ़ा था ना कि जो है टू लिव अपार्ट अगर कोई पेमेंट मिले, ठीक है, स्पाउस से, तो वो क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो इसको लिखेंगे जरूर, लेकिन इसके सामने आगे क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्प्ट। चले, शी पेड, अब आपकी मर्जी है इसको टोटल इनकम में बाकी इनकम के साथ ऐड करें और फिर बाद में क्या कर लें, लेस कर लें, या इसको लिख के आगे लकीर लगा लें एग्जाम्प्ट, आपकी मर्जी है। चले, शी पेड कितना, ज़कात है, उशर ऑर्डिनेंस, क्लियर हो गया, काम आएगा ना, ठीक है। डोनेशन कौन से वाली, डोनेशन कितनी, 70,000, इंस्टीट्यूट लिस्टेड इन, था ना, या तो 100C का सर्टिफिकेट हो यानी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन हो, या कोई बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है, और उसमें तीसरा चौथा पॉइंट ये भी था 13 शेड्यूल वाला, तो ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दी है तो ये क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट, तो इसके साथ भी मैं कोई निशान लगा लूंगा कि ये अब तो कितने निशान हो गए इसमें, ठीक है, एक तो ये वाला हो गया कि भाई इसका ख्याल रखना, ठीक है, एक हो गया किसका, ये जो उसने ज़कात पे की है, और एक कौन से वाला जो उसने ड्यूरेशन दिया, टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ये मेन गलतियां होंगी जो स्टूडेंट जल्दी में करेंगे, आपने नहीं कर, कैसे नहीं करेंगे, कैसे बचेंगे, निशान से या प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, निशान की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, तो पता चले अच्छा ये स्टारे वाला निशान है, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे अच्छा आता है, आगे चल, नहीं जी, अब 15 और इसकी क्या पढ़ रहे हैं हम, रिक्वायरमेंट, सबसे अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, बात ही खत्म होगी, टैक्स ईयर कौन सा है, 2023, 20 मार्क्स का है, 2014 में आया था। चले, सुल्तान, ठीक है, नहीं जी, सुल्तान इज वर्किंग एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इन अंसारी इलेक्ट्रिकल कंपनी AECL, बस, he has provided you the following information for the tax year ended कब, 30 जून 2000, ना भी क्या था 30 जून 2000, नहीं जी, मंथली कैश रेमुनरेशन, ये नहीं है कि कैश में पे किया है, बैंक में भी पे कर दे तो उसको कैश रेमुनरेशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर कार दी है तो कैश रेमुनरेशन नहीं है, और फायदा है। बेसिक सैलरी कितनी, 4,80,000 लिखेंगे या मल्टीप्लाइड बाय 12 लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है कौन से वाला, मंथली, ये मैं कम से कम कोई 20वीं दफा बता रहा हूँ। मेडिकल अलाउंस अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यूटिलिटी अलाउंस, ठीक है, तो आज हमने एक नई बात पढ़ी है कि अगर डिफरेंट एम्प्लॉयर से मिले, हर दफा कोई नई बात, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाली नई बात थी, ठीक है, 55,000 यूटिलिटी अलाउंस, ओके। मेडिकल वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका मतलब ये कोई अलाउंस ले रहा है, भाई घर लिया हुआ है उसकी फेयर मार्केट रेंट बता रहा है, नहीं समझ आए, तो भूलना नहीं है कि भाई ये उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द, बुलाया है, क्या कह रहा है कि मंथली कैश रेम्यूनरेशन है, लेकिन कह रहा है जो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू, कैसे घुमाया, अब हम क्या कहेंगे, ये मंथली कैश चूंकि उसको मिल रहा है इसका मतलब है ये भी उसको क्या मिल रहा होगा, कोई अलाउंस मिल रहा होगा, नहीं, घर दिया हुआ है उसकी, तो इस तरह से घुमाता है, क्लियर हो गया, तो आपने ये पहले भी 2 दफा आ चुका है, पहले भी 2 दफा आ चुका है, तो हमने उसको 45% ऑफ बेसिक सैलरी के साथ वो किया। चले, ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, आपस में बातें नहीं, बेनिफिट इन अकॉर्डिंग विद द एम्प्लॉयमेंट, लीव इन कैशमेंट, मुफ्त के नंबर है, वो 10वीं दफा आ रहा है, ठीक है, लें जी, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कवर्ड बाय
इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू एक्चुअल इंश्योरेंस जो मर्जी हो, वो कहता है उसने असल में ना जो है द इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटिंग टू दिस बेनिफिट, जो प्रीमियम वो पे कर रहा है 55,000 है, 1.5 मिलियन तक वो क्या है इंश्योर्ड है, वो खर्चा कर सकता है। भाई बाहर में गया, हमारे लिए ये क्या है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और हमने इसको क्या कर देना एग्जाम्प्ट, तो इसका नतीजा क्या निकला, जो ऊपर वाला मेडिकल अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल हो जाए। नहीं समझ आए? मुफ्त के नंबर हैं, ये कोई 10वीं दफा ये सेम ट्रीटमेंट बार बार आ रही, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये तो आप कहेंगे जितना टाइम एलोकेटेड होगा उससे भी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये आपने बार बार किया। चले, ही इज अलाउड टू यूज पर्सनल कार, हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिस यूज। बड़ी उसको बड़ा बड़े कोई सखी है एम्प्लॉयर, उसे कहता है अगर तुम मेरे काम में अपनी कार यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अब जो जल्दी पढ़ेगा वो क्या कहेगा, अच्छा सिर्फ पर्सनल यूज के लिए कार दी हुई है, 10%, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस ये अलहदा है। नहीं समझे? कार किसकी है? इंप्लाई की, तो क्या बेनिफिट आना चाहिए? नो बेनिफिट। नहीं समझे? अभी तक घुसे हुए, जब पर्सनल लिखा हुआ है तो ये तो पर्सनल यूज के लिए नहीं भाई, इसको दोबारा पढ़े। ही इज अलाउड टू यूज हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिस यूज। अब कोई ऑफिस यूज में फंस जाएगा कि सिर्फ ऑफिस यूज है, कोई फंसेगा ऑफिस यूज भी है और पर्सनल भी लिखा हुआ है वर्ड, जल्दी पढ़ेंगे तो 5% लगा देंगे, कोई पर्सनल पढ़ेगा तो 10%। नहीं भाई, उस बंदे की इंप्लाई की अपनी कार है और वो किसके लिए यूज करता है, हाँ उसको मेंटेनेंस और रनिंग के लिए क्या मिलते हैं, कितना, 5,50,000। आगे पढ़ते हैं, ये कार, उस कार की टोटल मेंटेनेंस कितनी, 5,50,000 मंथली या एनुअल? एनुअल है, शाबाश, मंथली नहीं है, एनुअल। आगे पढ़ते, 15% ऑफ दिस एक्सपेंस परटेन टू पर्सनल यूज। भाई उसको कुछ दिया, ये लो, कार किसकी, एम्प्लाई की, ये तो बेनिफिट ही निकल गया, इसको तो ऐड ही नहीं करें। अब उसको उसने एक लमसम अमाउंट दी, रेगुलर अलाउंस मिल रहा है नहीं, लमसम अमाउंट में से गाड़ी कितनी उसके पर्सनल यूज के लिए होती है, 15%, और बाकी किसके यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। अब बताएं 5,50,000 उसकी सैलरी में आना चाहिए, 5,50,000 का 85% आना चाहिए, या 5,50,000 का 15%? 15% आना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट हाईलाइट कर दे। बाकी जो आम पॉइंट है वो आम पॉइंट है, जो नया पॉइंट है ताकि जब आप रिवीजन करें तो कम से कम ये पॉइंट जरूर देख लें। नहीं समझ आई? भाई उसने कहा ये पैसे पकड़ो और रेगुलर नहीं है, अगर तो रेगुलर जाता सिंपल किस में चला जाता, सर ये पैसे पकड़ो ये रनिंग एंड मेंटेनेंस के हैं। कहेगा सर इसमें 85% तो मैंने गाड़ी किसके लिए इस्तेमाल की है, ऑफिस के लिए, वो तो उसको बेनिफिट नहीं है। उसको बेनिफिट क्या है, गाड़ी अपने मकसद के लिए यूज करता था और रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन पे कर रहा है? क्लियर हो गया? कितने परसेंट? 15%। टेक्निकल पॉइंट, ये वाली बात समझ आई या नहीं? चल आगे चलते, क्लियर हो गया? नया पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके जो नया पॉइंट हो अलहदा लिख लिया करें ताकि रिवीजन के वक्त, अब लीव इनकैशमेंट तो रिवाइज करने से रहे हम तो ये वाले पॉइंट रिवाइज करेंगे ना जो डिफरेंट होंगे, डिफिकल्ट होंगे, इनको अलहदा से लिख लें। चले, रुपीज कितने, 2,000 रिसीव्ड फ्रॉम, जो 2 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर अटेंडेड कौन से वाली, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, फ्रॉम अ प्राइवेट, किसी और कंपनी में को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए गया, उन्होंने दिए, क्या उसको इसी कंपनी ने दिए, किसी और कंपनी ने दिए, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इसी ने दिए होते तो हम किस में करते, सैलरी इनकम में ऐड। चले, अ लमसम अमाउंट कितनी, 1.2 मिलियन वाज रिसीव्ड एज ए ऑथर ऑफ कौन से वाला, लिटरेरी वर्क। सुल्तान टू कौन से वाले, 3 ईयर टू कंप्लीट द कौन से वाली, तो आपकी मर्जी है 1.2 मिलियन इस दफा ऐड कर दें, आपकी मर्जी इसको
जो है कितने 24 महीने से ज्यादा, 24 महीने था, 24 महीने था ना, ठीक है। तो इसको आपकी मर्जी है, आप इसको क्या करें, जो है 3 साल में क्या कर लें, डिवाइड कर लें, और 12 लाख में से 4 लाख 3 साल में डिवाइड करना होता है ना, ठीक है। जब 2 साल से ज्यादा, सॉरी यानी 24 महीने, सही वाला वर्ड यूज करें, 24 महीने से ज्यादा हो तो फिर एक हिस्सा इस साल, एक हिस्सा उससे पिछले साल, और एक हिस्सा उससे पिछले साल। तो आप कहें कि ये मैं इसकी सैलरी इनकम, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर ले, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कर ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है, दोनों में से जा सकता है। हो सकता है उसका काम यही हो, यही काम करता हो सकता है ये कभी कभार करता हो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कौन से हो जाएंगे, दो, सी और डी, दोनों ठीक है। इनको बिजनेस में लिखे, इनको अदर सोर्सेज में लिखे, दोनों ठीक है, ठीक है। लें जी, अब बताएं ये 1.2 मिलियन आना चाहिए या सिर्फ 4 लाख आना चाहिए? 4 लाख आना चाहिए, लेकिन नीचे फिर नोट जरूर लिखे कि मुझे वो ला का पता है, जब कोई लिटरेरी वर्क हो। चले आगे चलते हैं। सुल्तान आल्सो इज आल्सो ए पार्ट टाइम सिंगर, ठीक है, एंड ओन्स अ स्टूडियो। क्या बात है, ये बिजनेस होना चाहिए। ही सोल्ड द प्रेमिसेस इन विच द स्टूडियो वाज, कैसे घुमा गया, है सिंगर लेकिन बेच क्या रहा है, बिल्डिंग, स्टूडियो, ठीक है, बिल्डिंग्स में सिचुएटेड, जो है जहां पे स्टूडियो वो था, वो सारी की सारी प्रेमिसेस बेच दी। प्रेमिसेस मतलब चार दीवारी, जो है बिल्डिंग बेच दी, कितने में, 10 मिलियन में, 10 मिलियन में बेच दी। ओके, अगर हमें इसकी कॉस्ट बता दे तो हम इसका क्या निकाल लें, कैपिटल गेन। नहीं समझ आई, जब कोई जमीन बेचेगा तो जितने की खरीदी जितने की बेची, ये वाली बात समझ आई। चले, शिफ्टेड हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू आर न्यू प्रेमिसेस विच ही परचेज, कितने, he received 2.5 million from his father in cash to pay the loan for his new, दूसरा केस बन गया, गिफ्ट आ रहा, कैश में दे रहा, इन कैश, शाबाश, क्लियर हो गया। पिछले वाले को तो उसने बेच दी कितने में, 10 मिलियन में, और कितने में खरीद ली, नए वाले की कॉस्ट पता है और पुराने वाले की हमें क्या पता है, कंसिडरेशन, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक नया केस आ गया, कौन से वाला, ही रिसीव्ड, कौन से वाला, 2.5 मिलियन फ्रॉम हिज, लेकिन लोन है, सॉरी गिफ्ट रिलेटिव से ले सकते हैं, कैश में नहीं ले सकते। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बढ़ती जा रही है। अब आपने टोटल करना है एंड पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चले, द प्रीवियस प्रेमिसेस वाज परचेज 7 ईयर एगो, कब, कितने में, 1.4 मिलियन, ठीक है, 1.4 मिलियन, और जब बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 लाख। अब जरा जो बेचा है, अच्छा कितने में बेचा है, कितने में, 10 मिलियन में। अब जरा इसको दोबारा पढ़ते हैं, परचेज कितने किया था, और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू तो छोड़ दे, हमने क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, नहीं समझे, कहीं पे रिटर्न डाउन वैल्यू का वर्ड था, नहीं, ए माइनस बी। ए क्या है, 10 मिलियन, बी क्या है, अब प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन कितना आया, 8.6 मिलियन। कितने साल, अगर आज हम खड़े हैं तो कौन से वाला साल है, 2023, 2023 कब खरीदा है, कब बेचा है, ठीक है, नहीं नहीं ये देख लेना, आज हम खड़े हैं किधर, 2023 में, और उसने कब खरीदा था, सेवरल ईयर्स, 7 नहीं है, बहुत सारे साल, बहुत सारे साल, इसका मतलब 2013 से पहले खरीदा। आ जाओ, बात ही खत्म हो गई। जब वो कह रहा है, देखिए ये बताएं, ये प्रॉपर्टी का केस है या सिक्योरिटीज का केस है या सिंपल कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इमूल प्रॉपर्टी, सेपरेट बोला, सेपरेट बोला। अब अगर तो होता 7 ईयर, तो फिर 2023 में खड़े हैं, 22 ये वो जाते, तो मेरा ख्याल में ये केस बन जाता 13 के बाद,
13 के बाद और किससे पहले, ठीक है, ये वाला, ये इस तरह से केस बन जाता। या ये मैं सिक्योरिटीज वाला बता रहा हूं, कल बताया था, कल बताया था, ट्रेड पे पहुंचे, कल बताया था। मैं सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं, इमूल प्रॉपर्टी में घुसे हुए, मुझे नहीं पता, बताएं कब खरीदा, जल्दी से रेट देखें, इमोल प्रॉपर्टी के रेट देखें, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं 2013 से पहले कर ले, करें जी सर कर लेते भाई। इमोल प्रॉपर्टी के रेट्स देखें, जल्दी से पहुंचते हैं, कौन से वाला है चैप्टर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम जब पहुंचे तो वो कह रहा है रेट पे पहुंचे, रेट पे पहुंचे, ये है प्रॉपर्टी के रेट, यही है इमोल प्रॉपर्टी। इमोल प्रॉपर्टी वो कहता है भाई टैक्स रेट जब कब हो जाए, ऑन और आफ्टर जुलाई, ठीक है। और ये कौन से वाला है फिर, ठीक है, कौन से वाला, बिफोर। तीसरा कोई रेट है, तीसरा कोई रेट है, बस यही है, एक है, कौन सी वाला, प्रॉपर्टी का, इसके अलावा कोई रेट नहीं, या है कोई रेट, जल्दी से बताएं। जो मैं कह रहा था 2013 वाला, वो तो किसका है, वो सिक्योरिटीज का। ये बार बार उलझा के दिखा के इधर आते हैं ताकि आपको ये चीजें किस पे आ जाए, कम से कम ये रेट ना आए, बाकी चीजों का तो पता हो जाए ना, फौरी तौर पर डिसाइड करें। अच्छा अब देखें, अब हमारा केस कौन से वाला है, जो है बिफोर, कौन से वाला, ऑन और बिफोर जून 24 वाला। अच्छा प्रेमिसेस बेच रहा है तो यकीनन कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी, ओपन प्लॉट तो नहीं है। देखिए अगर स्टूडियो है तो ये तो नहीं होगा ना कि उसने मैदान में स्टूडियो लगाया होगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी, या मैक्सिमम फ्लैट होगा, फ्लैट को तो छोड़ दे, वो रहने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कितने साल बाद वो जीरो हो जाता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवरल ईयर। तो हम अब उसको ये 2013 वाली बात नहीं करनी, ये कहना है एज इट वाज परचेज्ड, परचेज की बात की है ना, एक्वायर्ड as it was purchased several years before, that's why capital gain on immovable property amounting to कितना 8.6 million is exempt या no tax treatment, उसको बताएं, ठीक है। तो केस कौन से वाला लगा, केस कौन से वाला, 2024 से पहले वाला या बाद वाला, पहले वाला, क्योंकि हम आज 23 में खड़े हैं, कुछ साल पहले खरीदी थी, कुछ मुराद 8-10 साल तो कर ले, ये वाली बात समझ आ गई, हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर देना है, एग्जेम्प्ट कर देना। 7 ईयर हो फिर भी एग्जेम्प्ट है, क्यों, हम 23 में खड़े हुए, हम 23 में खड़े हुए हैं, तो इससे आगे पीछे जाते हैं तो 22 और उस तरह से मजीद जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चले आ जाते हैं, कुछ समझ आई कि इसको हमने कैसे देखना है, दोबारा से वापस चलते हैं। ये तो हो गया। तो इसमें दो केसेस हैं, एक उसने नया खरीदा, उसको इग्नोर कर दे, जो बेचा उसमें से कितना 8.7 मिलियन, 8.6 मिलियन, 8.6 मिलियन रिटर्न डाउन वैल्यू को करना है इग्नोर, ठीक है। और चूंकि उसने काफी साल पहले खरीदा था, लिहाजा उसकी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है मतलब 0% है, हो जाएगा बेटा। एक चीज जो आप इसमें भूल सकते हैं जल्दी में, वो ये है कि रिसीव्ड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और ये वाला भी इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की लिस्ट बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट आगे चले, आगे चले, हाँ या ना, कहीं पे कंफ्यूजन है पूछ ले। नहीं जी, द नेट इनकम, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, मैं बोर्ड पे करवाता जाऊंगा, आप कहोगे अच्छा इस तरह से सॉल्व होता है, ओके, आपकी एफर्ट नहीं आती, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, पढ़ते जाए पढ़ते जाए, करना आपने खुद है। हाँ जो क्वेश्चन सर से गुजर जाए, सर हमसे नहीं होता, वो जरूर बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन वो भी पहले आप खुद करके। चले, नेट इनकम फ्रॉम स्टूडियो कितना फॉर द टैक्स ईयर, इनकम फ्रॉम बिजनेस कर ले, इसको तो बिजनेस कर लें, ये उसका पार्ट टाइम काम है, रेगुलर करता है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना ले जाए तो बेहतर है। जो है कौन से वाला, नेट इनकम, नेट इनकम मतलब क्या है, सेल्स माइनस, अब आप कहेंगे हमने तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा ही नहीं, भाई जब बता ही रहा है कि इतनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है
तो हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ने का कोई है? चले, एक्सपेंडिचर इंक्लूड सैलरी फॉर 2 वर्कर कितनी? 25,000 एंड 36,000 कौन से वाला? पर मंथ। एंड यूटिलिटीज कौन से वाला? यूटिलिटीज बिल कौन से वाला? ऑल एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। जब कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? ये तो आपको पता है, डिसअलाउ हो जाए। उसकी इनकम कितनी है आप जरा बताएं? 9,90,000। नीचे वाले एक्सपेंस कितने हैं? 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 और कितना? 36,000। ये नेट इनकम है। नेट इनकम क्या मतलब है? जो प्रॉफिट होगा, हो सॉरी, जो सेल होगी वो ज्यादा होगी, हो सकता है 10 मिलियन हो, उसमें से खर्चे लेस किए तो बाकी कितने बच गए? 9 लाख। ये प्रॉफिट है, इसको जरा समझे। द एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ कितना? 25,000 कितनी? पर मंथ और कितनी? ये कैश में पे नहीं करनी थी। ये कहीं से पढ़ा था हमने, मैंने एग्जांपल दी थी ना, सेक्शन 21। 25,000 से ज्यादा का खर्चा हो तो उसको कैश में पे नहीं करना, ठीक है। लेकिन सैलरी के लिए है 32,000। सैलरी के लिए क्या है? 32,000। जी बोले। ले हो चुके लेकिन गलत हुए ना, ऐड करेंगे, गलत खर्चे। नेट इनकम इसका मतलब ये खर्चे लेस हो गए। क्या ये लेस होने चाहिए थे? अच्छा, अब मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक की कंसेप्ट है, चले 2-3 मिनट में बता देता हूं। बाकी सारे खर्चे हैं 25,000। 25,000 से ज्यादा कैश में पे करें, वन टाइम पेमेंट, तो वो जो है वो खर्चा यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन सैलरी के लिए कितना है? 32,000। बताइए इसमें से कौन सी सैलरी 32,000 से ज्यादा है? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिसअलाउ हो जाएगी। डिसअलाउ का क्या मतलब है? 9,90,000 उसने अपना प्रॉफिट निकाला, नहीं भाई, आपका प्रॉफिट ज्यादा है। 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो 9,90,000 नहीं रहेगी, बल्कि बल्कि बढ़ जाएगी। हाँ, यूटिलिटी बिल कैश में पे कर सकते हैं। लिखे जरा आप, सारे एक्सपेंस के लिए जो कैश की पेमेंट है वो हद कितनी है? 25,000। ये पढ़ लेंगे बिजनेस में, लेकिन आ गया, चलो बता दें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी। सारे एक्सपेंसेस की लिमिट कितनी है? 25,000। इससे ऊपर कैश में पे करेंगे, डिसअलाउड। लेकिन सैलरी की लिमिट कितनी है? 32,000। इससे ऊपर कैश में पे करेंगे, तो अब बताइए इन दोनों सैलरीज में से कौन से वाली जो है हम किसमें डिसअलाउ करें? 36,000 वाली, क्योंकि 32,000 से ज्यादा है। अब बताएं। अच्छा, और लिखें, गवर्नमेंट को पेमेंट कैश में की जा सकती है जितनी मर्जी हो, तो यूटिलिटी बिल किसको पे किए होंगे? गवर्नमेंट को, लिहाजा ये अलाउड है। अब बताएं कौन सा खर्चा डिसअलाउड है? जल्दी से मेरा बच्चा। 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 वाला खर्चा डिसअलाउड है, तो हमारा पहले कितना आ रहा है? 9,90,000। उसमें ऐड क्या हो जाएगा? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये बिजनेस इनकम हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? पढ़ना है अभी हमने, लेकिन अभी अभी क्लियर हुआ कि इसके साथ क्या करना है। 9,90,000 और फिर कौन से वाला? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 ऐड हो जाएगा। बिजनेस इनकम बढ़ जाएगी। यस, बढ़ जाएगी। जी, बाकी सारे खर्चे 25,000 से ज्यादा कैश में पे करें, डिसअलाउड। लेकिन सैलरी कितनी कैश में पे कर सकते हैं? 32,000। 32,000 बिजनेस का कंसेप्ट है, वहां पे पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को जो पेमेंट करनी है, यूटिलिटी बिल है, फाइन है, पेनल्टी है, जो भी है, वो कैश में पे कर सकते हैं। लिहाजा यूटिलिटी बिल हालांकि उसने कैश में पे किया, अलाउड है। 25,000 वाली सैलरी कैश में पे की, अलाउड है। कौन से वाली डिसअलाउड है? उतने से हम अपना जो है अपनी इनकम बढ़ा देंगे, डिसअलाउ हो जाएगा। खर्चा डिसअलाउ होने का क्या मतलब है? इनकम बढ़ जाए। चले आगे चलते हैं। जी बेटा, मुझसे 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 जो भी बात। 32,000 से ऊपर वाले खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। एक पेमेंट, एक पेमेंट, एक पेमेंट। 25,000 दे रहा है, कैश में दे रहा है, ठीक है, दे सकता है। 36,000 कैश में दे सकता है, क्योंकि 32,000 से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी? डिसअलाउड। हाँ, वो सारा हर दफा पेमेंट करता है, हर महीने करता है ना 36,000 की, 32,000 से ज्यादा है, लिहाजा ये क्या हो जाएगी? डिसअलाउ। क्लियर हो गया? डिसअलाउ क्या होगी? 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। जल्दी से। ही ओन्ड कार ऑन कंप्लीशन, जो है ही वन अ कार ऑन कंपटीशन, कौन से वाला? ठीक है, जो है एट सेल। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 8,50,000। ये कौन से वाला को प्राइस जीता है? प्राइस इनकम फ्रॉम
आगे चलते, ही गिफ्टेड 40 फैन हैविंग कौन से वाली, टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन दी है, अप्रूव्ड को दी है, यस ये टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। आखिरी बात, एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वाज पेड बाय हिम एज कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, एक और टैक्स क्रेडिट, दोनों, एक 61 वाला और एक 63 वाला। अच्छा क्वेश्चन था, करके आइएगा, जज़ाकल्लाह।